सारथी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों का। केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, रोज पहुंच रहे 24,000 से ज्यादा श्रद्धालु। अब तक 4 लाख कर चुके श्रद्धालु दर्शन। उत्तराखंड में मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर, मदरसा बोर्ड ने लिया फैसला। अध्यक्ष बोले बच्चे सेना के पराक्रम और इतिहास को जानेंगे। यूसीसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक साथ हुई सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का दिया समय। श्री हेमकुंड साहिब की कपाट खुलने की तैयारी तेज। श्री ऋषिकेश से 22 मई को रवाना होगा यात्रा का पहला जत्था। देहरादून सचिवालय में अब चेहरा पहचान कर सकेंगे उपस्थिति। बायोमेट्रिक व्यवस्था में खामी आने के कारण उठाया गया कदम। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तेज हवाओं के साथ बरसात और ओलावृष्टि के आसार। मैदानी इलाके में शुष्क रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 16वें वित्त आयोग ने किया उत्तराखंड का दौरा। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 16वें वित्त आयोग ने किया उत्तराखंड का दौरा। आयोग ने की राज्य की वित्तीय प्रबंधन की सराहना। आयोग ने की राज्य के वित्तीय प्रबंधन की सराहना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक की। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की। चुनौतियों और विकास आवश्यकताओं पर चर्चा। बड़ी जानकारी बता रहे, राज्य के वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गई। चुनौतियों और विकास आवश्यकताओं पर चर्चा हुई। सीएम ने आयोग पर हर संभव सहायता का भरोसा जताया। उत्तराखंड की प्रगति में हर तरफ की मदद का विश्वास जताया गया। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, 16वें वित्त आयोग ने किया उत्तराखंड का दौरा। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां 16वें वित्त आयोग ने देहरादून का दौरा किया। आयोग ने की राज्य के वित्तीय। सीएम धामी ने आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, देहरादून से राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गई। चुनौतियों और विकास आवश्यकताओं पर चर्चा हुई। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, सीएम ने आयोग पर हर संभव सहायता का भरोसा जताया। उत्तराखंड की प्रगति में हर तरफ की मदद का विश्वास जताया गया। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, सोलहवें वित्त आयोग ने किया उत्तराखंड का दौरा। चुनौतियों और विकास आवश्यकताओं पर चर्चा हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सीएम ने आयोग पर हर संभव सहायता का भरोसा जताया। उत्तराखंड की प्रगति में हर तरफ की मदद का विश्वास जताया। आयोग ने की राज्य की वित्तीय प्रबंधन की सराहना। देहरादून से आपको खबर बता रहे, सीएम धामी ने आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक की। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां शासन ने जारी किए 15 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि। शासन ने जारी किए 15 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को मिलेगा इनाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को मिलेगा इनाम। पदक विजेताओं की कुल संख्या 240। शासन ने जारी किए 15 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को मिलेगा इनाम।
पदक विजेताओं की कुल संख्या 240। खेल मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे देहरादून से खेल मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शासन ने जारी किए 15 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को मिलेगी यह राशि। पदक विजेताओं की कुल संख्या 240। देखिए, आज बेहद खुशी का दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि पिछली बैठक में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, मैंने ये विषय उनके सामने रखा था कि हम लोगों ने अभी तक में जो राष्ट्रीय खेल के हमारे विजेता रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को 25वें पायदान से 7वें पायदान पे लाने का काम किया है, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उत्तराखंड को देवभूमि से सैन्य भूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर किया है। तो अभी तक हम लोग उन खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि जो आपके द्वारा घोषित की गई थी, वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हो पाई है। उसमें अभी तक धनराशि अब बजट प्रबंधन नहीं हो पाया है। ये विषय मैंने उनसे रखा था। मैं आज बहुत धन्यवाद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आज हमारे राष्ट्रीय खेलों में विजेता खिलाड़ियों को आज नगद इनाम धनराशि 15 करोड़ की जो है वो जारी कर दी है। खबर आपको राजधानी देहरादून से बता रहे हैं, जहां राजधानी देहरादून के मौसम का बदला मिजाज। शहर के कई इलाकों में हुई हल्की मध्य बारिश। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, शहर के कई इलाकों में हुई हल्की मध्यम बारिश। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। मैदानी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान। शहर के कई इलाकों में हुई हल्की मध्य बारिश। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, उत्तरकाशी, रुद्रपुर, चमोली, देहरादून, पौड़ी में अलर्ट। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, मैदानी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, पौड़ी में अलर्ट। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां मौसम का बदला मिजाज। शहर के कई इलाकों में हुई हल्की मध्यम बारिश। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। मैदानी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, शहर के कई इलाकों में हुई हल्की मध्यम बारिश। कई जिलों में अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव, कई इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है और हल्की बारिश भी देखने को मिली है, और क्या ज्यादा जानकारी है? मानसून से करीब आ रहा है और मानसून के 22 तारीख तक केरला पहुंच जाएगा। उसके बाद 25 मई तक देहरादून पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। इसी को लेकर के कई पे हलचल दिखाई दे रही है। मौसम की कई एरिया में, कई जिलों में अलर्ट भी किया गया है। आज देहरादून की बात करें तो यहाँ पे भी सुबह मौसम में बारिश भी हुई थी, जो काफी तेज बारिश हुई थी। उसको लेकर के कई जिलों में ये अलर्ट जारी किया है। जी शिव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, उत्तरकाशी, रुद्रपुर, चमोली, देहरादून, पौड़ी में अलर्ट। खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति व बस्ती बचाओ आंदोलन के द्वारा सचिवालय कूच व विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। वहीं सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि सीटू, एकट, इंटक व बस्ती बचाओ आंदोलन द्वारा मांगों को लेकर बड़ी संख्या में गांधी पार्क से सचिवालय कूच किया। आगे कहा कि हमारी प्रमुख मांगे हैं कि मजदूर विरोधी चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने, 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करने, एल्टिवेटेड रोड व एनजीटी के नाम पर बस्तियों का ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने, एल्टिवेटेड रोड योजना रद्द करने, संविदा श्रमिकों को पक्का करने,
स्कीम वर्कर्स को कारगर घोषित करने व न्यूनतम वेतन देने की मांग की गई है, जिसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। एलिवेटेड रोड बनने से जाम की समस्या का समाधान नहीं होगा, उससे जो है और ज़्यादा ये इतनी बड़ी संख्या में लोग कहाँ जाएंगे। आप जो है बाहर के लोगों को सीधा मसूरी पहुँचाना चाहते हैं, मसूरी जाएं, अभी भी मसूरी पैक है क्योंकि और कहीं जाते नहीं है, मसूरी पैक हो जाता है, वहाँ पर ही जाम लग जाता है। हमारा ये कहना है आपको कोई और अल्टरनेट निकालना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के घर जाएंगे। और यही नहीं, ये सरकार एनजीटी के नाम पर भी जो है बस्तियों का ध्वस्तीकरण कर रही है। एनजीटी में हमारा कहना है जो बड़े बड़े विधानसभा बन गई है, बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, बड़े बड़े जो पुलिस क्वार्टर्स बन गए, वो एनजीटी को दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ जो है गरीबों की झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है। हम ये कहना चाहते हैं एनजीटी को भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय हाईकोर्ट को भी कि वो जो है बस्तियों को ध्यान में रखते हुए अगर इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो इनको पुनर्वासित करें, पहले पुनर्वास करें इनको जो है, तब उसके बाद में जो है एलिवेटेड रोड बनाने का सोचें। यही समस्या है कि देखो हमें 30-40 साल हो गए नदी के किनारे, नदी से खरोर के हमने अपना घर बनाया। बच्चे देखो काला भी हमारा हो गया उससे चलाते चलाते, ये देखो हाथ भी देखो पानी में, कंधे में हाथ अच्छे। ये समस्या है कि हमने बहुत खून पसीने से बनाए हैं। इंदिरा गांधी की बसाई हुआ हमारी मलिन बस्तियाँ है, तो ये मोदी सरकार को क्यों हमें उठा रहा है? हमें उठाना चाहिए, कांग्रेस उठाएगा तो हम उठेंगे, नहीं उठाएगा तो हम नहीं उठेंगे। पुस्तक दी धामी मोदी के कहने से हम घर नहीं उठाएंगे। हमारी समस्या यही है, सब लोगों की एक ही समस्या है कि जिस दिन से इस सरकार की नज़र हमारी बस्तियों पे पड़ी है उसी दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। तो अपना दुख किसके सामने सुनाएं? लोगों को देखते हैं अपने बहुत गरीब तबके के लोग नदी के किनारे बैठे हुए। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम नदी के किनारे क्यों बैठते? इस सरकार को कोई और नज़र नहीं आया। गरीब मलिन बस्ती में जो बैठे हुए गरीब आदमी वही नज़र में आए। एक ही अगर हम लोगों को सरकार उठाना चाहती है तो कम से कम हम लोगों को कहीं बसाया जाए, घर दिया जाए, या पहले हमारी रहने की व्यवस्था करी जाए, तब हम लोगों को उठाया जाए। हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर शराब बिक्री को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि हमने काफल के जैविक और औषधि गुड़ के बारे में बताया। सरकार ने टेट्रा पैक में कच्ची शराब बेचने का काम किया है। हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमने माल्टा के गुड़ों का वर्णन किया ताकि माल्टा उत्पादन में फायदा हो सके, लेकिन भाजपा सरकार में माल्टा के नाम से शराब चला दी। रावत ने कहा कि हमने नींबू के गुड़ औषधि का प्रचार किया तो सरकार ने नींबू के नाम से शराब शुरू कर दी। हरदा ने कहा कि यह हमारी और भाजपा सरकार की सोच में अंतर है। इन चीजों को औषधीय गुड़ और जैविक गुड़ों के कारण देश दुनिया में जाना चाहिए, तो वहीं भाजपा इनके नाम का दुरुपयोग करके बिजनेस करना चाहती है। वहीं हरीश रावत ने आरोप पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार किया है। विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन तरह का बयान दे रहे हैं। काफल कहा, हमने काफल के जैविक और औषधि गुणों की बात कही और उन्होंने टेट्रा पैक में काफल नाम का जो है एक शराब को, कच्ची शराब को बेचने का काम किया। हमने माल्टा के गुणों का वर्णन किया ताकि माल्टा उत्पादकों को फायदा मिल सके। उन्होंने माल्टा के नाम से शराब चला दी। हमने नींबू की जैविकी और औषधि गुणों का प्रचार किया। भाजपा के लोगों ने नींबू नाम से शराब चला दी और टेट्रा पैक में बिकवा रहे हैं। तो ये भाजपा की रंगत में, उनकी सोच में और हमारी सोच का अंतर है। हम इन चीजों को जैविकी गुणों के कारण, औषधि गुणों के कारण देश और दुनिया के सामने लेकर के जाना चाहते हैं और भाजपा उन नाम का दुरुपयोग करके उससे शराब का बिजनेस करना चाहते हैं। खेती के क्षेत्र में हम लोग 80% तक बागवानी पे सब्सिडी दे रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में हम लोग कीवी पर काम कर रहे हैं, हम लोग सेब पर काम कर रहे हैं, मिलेट्स पर काम कर रहे हैं। हमने 3 डिस्ट्रिक्ट में 3 ऐसे एरियाज बनाए हैं जिनको हमने जैविक खेती के लिए ब्रांड किया है, जिनको हमने रजिस्टर्ड किया है, बाकायदा उसके लिए एक्ट बनाया है। ये तो हमारी सरकार ने किया है। ये पता है ना उनकी सरकारों में कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या?
ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। अन्यथा जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कृषि के क्षेत्र में हो रहा है, शायद ही किसी सरकार में कभी हुआ हो। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज। स्वागत है आपका बुलेटिन में। ब्रेक के बाद उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। गर्जिया मंदिर के पास कोशी नदी में नहाने गए 9वीं कक्षा के छात्र डूबने से मौत हो गई। घटना दोपहर की बताई जा रही है, जब 16 वर्षीय जिशान अपने दोस्तों के साथ स्कूल में लौटने के बाद नहाने के लिए नदी किनारे गया था, मगर कुछ ही पलों में मस्ती का माहौल मातम में बदल गया। मृतक की पहचान जिशान पुत्र मोहम्मद नजरे आलम के रूप में हुई है, जो रामनगर के टांडा मल्लू इलाके का रहने वाला था और एक स्थानीय स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र था। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार जिशान रोज की तरह स्कूल से घर लौटा था। गर्मी के इस मौसम में उसके दोस्तों ने नहाने का कार्यक्रम बनाया और सभी गर्जिया मंदिर के पास स्थित झूला पुल के नजदीकी कोशी नदी में नहाने पहुंच गए। वहीं नहाते समय जिशान का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिशान कुछ देर तक पानी में हाथ पैर मारता रहा, लेकिन जल्द ही वह पानी में ओझल हो गया। दोस्तों ने शोर मचाया और मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जिशान के शव को पानी से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। माँ बाप बेसुध हो गए और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिशान के पिता मोहम्मद नजरे आलम काम के सिलसिले में दिल्ली गए हुए हैं, जिन्हें सूचना दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम किया गया। पूरा मामला यह है, मोहम्मद जिशान नाम का लड़का है, वो स्कूल गया था। स्कूल से आने के बाद जो है 2-4 लड़कों के साथ जो है गर्जिया मंदिर के पास गया। जहाँ झूला पुल है वहाँ पर, उसमें जो खंडे टाइप का पानी है वहाँ पर, उसमें जो है वो जो नहाने के लिए गया वो वहीं पे डूब गया। वो कितने साल का है वो बच्चा जो है 16 साल का है। कहाँ का रहने वाला? ये टांडा मल्लू का रहने वाला है, मेरे ग्राम साहब का रहने वाला है। हाँ, 2 घंटे बाद जाकर के उससे जो है पता चल पाया मेरी। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे, जहां हरिद्वार के माया देवी पार्किंग से गुजरात के यात्रियों के बस ड्राइवरों के साथ दबंगों द्वारा की गई मारपीट से यात्रियों में नाराजगी बनी हुई है। 4 धाम यात्रा कर लौटे यात्रियों के दल ने प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और बाहरी यात्रियों से बदसलूकी करने वाले लोगों पर सख्ती करने की मांग की है। यात्रियों का कहना है कि दूसरे राज्यों से यात्री उत्तराखंड और हरिद्वार की अच्छी छवि मन में लेकर यहां पहुंचते हैं, हालांकि उनसे बदसलूकी होने पर उन्हें काफी निराशा होती है। हरिद्वार के एसएसपी का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पार्किंग में जो घटना अभी हुई थी उसके संबंध में अभी विस्तृत एसपी सिटी से मेरी संबंध में वार्ता हुई है। एक उनकी गाड़ी के साथ जो आपस में ही जो ड्राइवर्स के बीच में, जो क्लीनर्स के बीच में जो झगड़ा हुआ है, उसको लेके ये मारपीट आगे बढ़ी थी। अगर कोई भी आपराधिक तत्व इस प्रकार की घटना में सम्मिलित है या रहेगा, उसको हम पता लगाएंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अभी तो मैं कहना चाहते पूरा जो हरिद्वार है, हम सनातन से जुड़े, ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे कि हरिद्वार का अब मुझे चोरद्वार दिखने लगा है। उसमें थोड़ा सुधार पानी करे, उससे यहाँ का जो मुख्यमंत्री कोई भी प्रशासन है थोड़ी कार्यवाही अच्छे से करे। और जेब कतरो इतना बड़ा घूमते घाटों पर, तो उसका भी पूरी निगरानी अच्छे से रखे। बहुत सा डर है, जो घटना हुई तब से कोई घूमने नहीं गया। ये लोग को परसों जाना था, वो आज चला जाने वाला, हरिद्वार नहीं घूमा, उसने नहीं देखा, क्योंकि सनातन धर्मियों की ये राजधानी है हरिद्वार। वहाँ पर जो देखना, दर्शन करना, तीर्थ यात्रियों को श्रद्धा लेकर आते, बिना दर्शन किए जा रहे। डर लगता है जाने में, कई दिक्कत होती है। सब लोग गुंडे लोग हैं, सब हमें मारपीट करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ तो रहने वाले हैं ही नहीं। ये सब तो हरिद्वार में तो सब बोलते हैं स्वर्ग है। ऐसा स्वर्ग होता है? ऐसा स्वर्ग तो होता ही नहीं ना कभी। गए ही नहीं, कहीं घूमने ही नहीं गए, इधर ही है, खाना ही नहीं पकाया है ना, कहीं जाएंगे? डर
कर रहा है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? क्या मांग करेंगे? हमारा ये सब है ठीक करा दे हमें, और अच्छे से कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए पूरे हरिद्वार में। सब किया था, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई पूरी चाहिए हमें, तभी हमारी बस इधर से जाएगी, नगर जाएगी नहीं, इधर ही रहेंगे। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियमानुसार व्यक्तित्व व स्थापित किए जाने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हरिद्वार नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार की अध्यक्षता में नगर आयुक्त के कार्यालय पर फेरी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फेरी समिति प्रभारी अधिकारी सहायक नगर आयुक्त महेंद्र यादव द्वारा 5 बिंदुओं का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रथम रूप से भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर से वेल्डिंग जोन को व्यवस्थित किया जाने के साथ रेडी बेल वाला महिला पिक वेंडिंग जोन की महिलाओं को भी उचित स्थान दिए जाने को लेकर सहायक नगर आयुक्त महेंद्र यादव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। सभी गंगा के घाटों के पुलों को नो वेडिंग जोन घोषित कर दिया गया है। अतिक्रमण मुक्त किए जाने का भी निर्णय लिया। बैठक में यह भी तय किया गया है कि अन्य 12 वेंडिंग जोन के पूरे सर्वे कराकर नगर निगम में वर्ष 2018 में पंजीकृत सभी स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारियों को समाहित किए जाने को लेकर 4 सप्ताह के भीतर आगामी फेरी समिति की बैठक से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी नगर आयुक्त द्वारा फेरी समिति के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को दिए गए। टॉल वेंडिंग कमेटी की मीटिंग निरंतर होती रहेगी। इसमें क्योंकि नगर निगम की भी भूमिका है, अन्य विभागों की भूमिका है, और जो वेंडर्स के प्रतिनिधि वो लोग उपस्थित होते हैं, और जो वेंडर्स की समस्याएं हैं, चाहे वेंडिंग जोन को लेकर हो और अन्य संबंधित समस्याएं हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर TVC की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी, और मैं समझता हूँ नंदन कुमार जी ने जब से चार्ज संभाला है, ये प्रथम रूप से आज बैठक थी। बैठक में विशेष रूप से जो घाटों पर बिंदी चूड़ी माला बेचने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कैसे विकल्प के रूप में समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। जो हमारा पिंक वेंडिंग जोन है, पिंक वेंडिंग जोन की जो महिलाएं हैं उनको कैसे समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। सेक्टर 2 बैरियर का जो हमारा वेंडिंग जोन है भगत सिंह चौक का, जिनमें 34 लोगों की सूची जारी कर दी थी, जिनको वहाँ पर दुकान आमंत्रित हो चुकी हैं, और 17 लोगों के पैसे जमा हैं, उस पर विचार विमर्श किया गया। तभी लीजिए तय की गई, एक जो है एक संयुक्त टीम का गठन कर दिया गया है आयुक्त महोदय के निर्देशन में, और वो 1 सप्ताह के अंदर जो है सभी जो विषय हैं उन विषयों पर जो है जांच करेगी। उस जांच करने के बाद में जो भी कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें कमेटी की रिपोर्ट में PWD है, नगर निगम है, सिंचाई विभाग है, अन्य विभागों के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन भी उसमें सम्मिलित है, और उस जो कमेटी है उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जो है फिर टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक होगी। टाउन वेंडिंग कमेटी उसमें निर्णय लेगी। देखिए, स्वतंत्र रूप से मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, हम लोग सक्षम हैं, क्योंकि टाउन वेंडिंग कमेटी का जो गठन हो रखा है शासन के निर्देशन में हो रखा है, हम किसी के रहमो करम पर नहीं है। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के सिसैया गांव निवासी देवानंद सिडकुल सितारगंज की एक फैक्ट्री में काम करता था तथा पत्नी संग किराए के मकान में रहता था, जहां से प्राप्त सूचना पर सोमवार को जब परिजन उनके कमरे पर पहुंचे और दरवाजा खोला तो युवक बेहोशी की हालत में पाया गया। परिजन बेहोश युवक को आनन फानन में सरकारी अस्पताल सितारगंज ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर अनियंत्रण रेफर कर दिया गया, जिसको इलाज हेतु अनियंत्रण ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले में परिजनों ने थाने में तहरीर देकर मृतक की पत्नी पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं मृतक के बड़े भाई ने मृतक की पत्नी और मकान मालिक से न्यायिक संबंध भी आरोप लगाए हैं। इधर पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं घटना में हुई मौत से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर मनी पुनियानी ने बताया कि पीएम में कुछ ही स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे की जांच के लिए बिसरा भेजा गया है। बिसरा जांच के बाद ही मौत के असली कारण का पता लग सकेगा।
बॉडी आई है पीएम के लिए, पीएम हमने कर दिया है उसका। बाकी ऐसे चोट वोटों के मैंने कोई निशान नहीं मिले हैं, इसलिए हमने उसका बिस्तरा जो है समुचित करके भेज दिया है आगे रिपोर्ट के लिए। नहीं, पीएम में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए हमने बिस्तरा भेज दिया। ये 6 बजे जब ड्यूटी नहीं आया तब फिर मैंने अपने भांजे को भेजा कि जाके देखो ड्यूटी क्यों नहीं आया। जब वहाँ गया वो जब दरवाज़ा बंद था, जब दरवाज़ा खोला तो वो बहुत सीरियस हालत में था और उसकी मैडम छत पर से उसी रूम मालिक के मतलब कमरे से ही ऊपर से ही जैसे आ रही है। दरवाज़ा बाहर से बंद? हाँ, दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसके बाद फिर मैंने मतलब फिर मेरे पास फ़ोन किया कि मामा तुम जल्दी आओ, ये कंडीशन है। मेरे को भी 15-20 मिनट लग गया जाने में। फिर मैं वहाँ पे गया, जब मैं वहाँ गया तो देखा कुछ की बहुत ज़्यादा ही सीरियस था। फिर मैंने टुक बुलाया, उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ ले जाने के बाद उसका मतलब जो भी ट्रीटमेंट हुआ और उसकी घरवाली वहाँ तक आई, लेकिन उसके पास एक बार भी नहीं। फिर वहाँ से दूसरे जगह हमने ऑफ़र किया तो उसकी घरवाली वहाँ से उसी रूम मालिक के साथ, उसके बाद उसका पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। क्या लगा? उसने जहर दिया था। ऑर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल में आज एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में शिक्षा और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रही। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अजय भट्ट, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रफुल्ल पंत, हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने विद्यालय की टॉपर छात्राओं एवं छात्रों को सम्मानित किया। राज्य और जिला टॉपर बनी आस्था पंत ने 500 में से 497 अंक प्राप्त किए। तीनों विषय में 100% अंक अर्जित किए। ये कहना चाहूँगा, इसका पहला श्रेय तो सबसे बड़ा उसी बिटिया को जाता है, आस्था को, क्योंकि उसने दिन रात मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। और उसके बाद उसके टीचर्स जो यहाँ पर उसको पढ़ाते थे यूपीएस स्कूल में, और यहाँ के ट्रस्टी भुवनचंद उपाध्याय जी, उनका भी बहुत योगदान रहा है। हमेशा बच्ची को प्रेरित करते रहते थे कि तुझे बेटा आगे बढ़ना है, और उसके हर माइनस पॉइंट जो भी होते थे या उनको बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित करते थे कि तुझे आगे सफलता प्राप्त करनी है। तो सारा श्रेय उसके गुरुजनों को और उसको स्वयं को जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये सुन के कि जो 10 टॉप में बच्चे आए हैं हमारे उत्तराखंड में, उसमें से 3 टॉपर एपीएस। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।